हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वाले भैया। सो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजे के साथ बच्चों कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए हम आ गए हैं क्लास 12th बायोलॉजी 2025 की एक और बेहतरीन क्लास लेकर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं बार बार लगातार पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण वायरल प्रश्नों के बारे में। बच्चों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं, हर साल की बोर्ड परीक्षा में आते हैं। यानी बच्चों आज की इस वीडियो पे हम आपको 3 अंक वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनको हम बताने वाले हैं। यानी कि बच्चों 12 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं 3-3 नंबर के। तो 12 3 36 यानी कि 36 नंबर के आपके बच्चों 3 नंबर वाले पूछे जाते हैं। तो हम आपको वही प्रश्न बताएंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी बोर्ड परीक्षा में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। बच्चों इससे बाहर नहीं जाने वाला, इससे बाहर बच्चों एग्जामिनर देता ही नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला हमारा प्रश्न कौन सा है भाई। ये हमारा अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पहला प्रश्न है वो है बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए मैं अपने हाथों से लिख के लाया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। भाई बहुत लोग बड़े बड़े क्रिएटर क्या करते हैं, कंप्यूटरों में लिख के लाते हैं, लेकिन बच्चों मैं आपको हाथ से लिख के लाया हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोगों को उसका आंसर देना है जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश की उपस्थिति के कारण होता है, जैसे पाइनस, संतरा आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को बहुभ्रूणता को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इस पर टिप्पणी मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला अति महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों प्रश्न है वो है अपरा क्या है। ठीक है, अपरा क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके मुख्य कार्य लिखिए। अपरा क्या है, इसके मुख्य कार्य लिखिए। हर साल की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न आता ही आता है, तो इसको आप लोगों को लिखना है वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता रहता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। ठीक है, अपरा भी कहते हैं या तो बच्चों प्लेसेंटा भी हमको इसको कहते हैं। इसमें लिखा है इसके प्रमुख कार्य भी लिखिए। तो हम लोग कार्य भी इसको किस प्रकार से आपको लोग लिखेंगे बच्चों, इसके कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो भाई इसका कार्य भी आपसे पूछता है एग्जामिनर। इसके कार्य निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से आपको लिख देना है। क ख ग आपको नंबर डाल देना। इसके बाद आपको लिखना है इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, इसके द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण में रुधिर में पहुंचते हैं। ठीक है, अपरा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु के जन्म से सहायक होते हैं। तो बस इस प्रकार से आप लोगों को इसके 3 कारणों को अच्छे तरीके से आप लोगों को स्टूडेंट्स लिख देना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अगला प्रश्न कितना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखो आगे हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जामिनर आपको प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में इस प्रकार से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आपको लिखना है अपने प्यारे प्यारे हाथों से, निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। ठीक है, वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं, ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से ना होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। ठीक है, तो देखो इसमें प्रमुख रूप से पुष्पासन भाग फल की रचना करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखो कितना मतलब सरल भी है, सुनने से याद भी हो गया। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मात्र 2 बार सुन लेना है, याद हो गया भाई, है ना। तो चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई याद हुआ कि नहीं आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर जी हमें सुनने से भी बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो अगर नहीं भाई आपको याद हुआ तो एक बार वीडियो को और देख लो, याद हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा जो चौथा प्रश्न है, ठीक है, दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई दोहरा निषेचन हर बार की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है भाई। ठीक है, तो दोहरा निषेचन में आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं
तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहां पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन होता रहता है। यह प्रक्रिया को ही दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, मैं बार बार क्या पढ़ने से आपको समझाऊं, मतलब जब पढ़ने से ही समझ में आ रहा है तो क्या मतलब बार बार समझाने से। तो आई होप आप लोगों को बच्चों दोहरा निषेचन के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। ठीक है, देखो ये मतलब नहीं होता कि आप लोग सेम ही एग्जाम में लिखें। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि आप लोग जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा है उस प्रकार से एग्जाम में लिखें। आपको 2-4 यहाँ पे जैसे पराग नलिका में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूण में 2 बार निषेचन होता है। यह प्रक्रिया को ही दोहरा निषेचन कहते हैं, जिसको आप लोग अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, अपने मन से भी थोड़ी थोड़ी इसकी जानकारी है तो आप लोग इसको अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ना आए बच्चों वहां पे एग्जाम में तो आप लोग अपने मन से भी बनाकर लिख देना। ठीक है, थोड़ा बड़ा तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। इसके बाद जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों आता है वो आता है आवर्त चक्र क्या है। भाई आवर्त चक्र क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, आवर्त चक्र का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद आपको लिखना है मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भाधारण में सक्षम हो जाती है। इसके बाद आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन LH तथा FSH हार्मोन हैं। बस इतना आप लोगों को स्टूडेंट्स आवर्त चक्र में लिख देना है। बस इससे ज्यादा आप लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही एग्जामिनर आप लोगों को इससे ज्यादा लिखने के लिए अनुमति भी देता है। ठीक है, तो देखो अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है चिकित्सकीय सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चिकित्सकीय सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से आप लोगों का प्यारा प्यारा प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को बच्चों प्यारा प्यारा उत्तर भी दे देना। कैसे करना है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही गर्भपात करा दिया जाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बलात्कार एवं असुरक्षित यौन संबंध से उत्पन्न अनचाहा गर्भ शिशु में जन्मजात रोग आदि दशाओं गर्भ समापन करना होता है। लेकिन आज के समय में इसका दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या में किया जाता है, जिसे सरकार ने गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगाने का कानून बनाया है। ठीक है, तो इसमें आप चिकित्सीय सगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं, तो बस इतना आप लोगों को लिख देना। इससे ज्यादा जानकारी देने की बिल्कुल भी आप लोगों को जरूरत भी नहीं है, ना ही मतलब जरूरत ही नहीं है इससे ज्यादा लिखने की। इसके बाद अगला जो हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी बच्चों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं इसको भी। उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी लिखिए, इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाता है। आपको इस पर टिप्पणी लिखना है। देखो इसको पढ़ लोगे ना, देखो अब बहुत सारे जो बच्चे नए हैं, कमजोर हैं, उनको ये नहीं पता उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो भाई इसको अगर आप लोग पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आप लोगों का रहेगा ही रहेगा। बस इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे मार्क्स आप लोगों को लाने हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करोगे। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्र असामान्यता तथा अन्य अवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है। इसमें गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद लिखना है लेकिन इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है। यही कारण है कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है। भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को उल्बवेधन एमनियोसेंटेसिस पर टिप्पणी अच्छे तरीके से लिख देना है। एक बार और सुन लो, याद हो जाएगा, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। ठीक है, इसके बाद ये देखो भाई,
ये आता है हमारा डाउन सिंड्रोम। भाई डाउन सिंड्रोम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गेस्ट पे देखें, किसी भी कहीं पे भी देखें, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को उठाकर देखें कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसे मंगोली जड़ता क्यों कहा जाता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों को ये आता है डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं। देखो इसको किस प्रकार से आप डाउन सिंड्रोम किस प्रकार से लिखना है। एक आता है टर्नर सिंड्रोम, लेकिन हम डाउन सिंड्रोम जानते हैं। जब गुणसूत्र की संख्या में अनियमितता होती है, अर्थात गुणसूत्र की संख्या 46 के बजाय 47 हो जाती है, तो इसके कारण उत्पन्न रोग को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति का सिर गोल हो जाता है, होंठ नीचे लटक आती हैं, ठीक है, नीचे की ओर लटका हुआ लटक जाता है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, आंखें स्टूडेंट्स तिरछी हो जाती हैं तथा मुंह हर समय खुला रहता है। ये मंद बुद्धि के होते हैं, थोड़ा मंद बुद्धि के होते हैं। ठीक है, तथा इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मंगोलों की भांति दिखाई देते हैं, इसी कारण इसे मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले मंगोली जड़ता क्या है तो आप लोग उस पर भी इसी को लिख देना, छाप देना एकदम। ठीक है, बस कितना प्यारा अंकों में लिखा है, शब्दों में लिखा है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब अगला जो आपका आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, इसको भी आप लोगों को प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स अपने प्यारे प्यारे दिमाग से इसको भी अपने दिमाग पे अच्छे तरीके से रख लेना है, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो मधुमक्खियों में 3 प्रकार की मधुमक्खी होती है। कितने प्रकार की स्टूडेंट्स? 3 प्रकार की मधुमक्खी होती। कौन कौन सी? रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी, नर या ड्रोन मधुमक्खी। ठीक है, 3 प्रकार की होती स्टूडेंट्स मधुमक्खी होती है। अब देखो इसको समझो कैसे, रानी, श्रमिक और नर या ड्रोन मधुमक्खी में क्या अंतर है, क्या सिस्टम है। ठीक है, समझो पहले इसको। रानी मधुमक्खी का विकास निषेचित अंडे से होता है, श्रमिक मधुमक्खी का विकास भी निषेचित अंडे से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का विकास अनिषेचित अंडे से होता है। रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी का काम सिर्फ संतान उत्पन्न करना होता है। भाई नाम से ही पता चला, रानी नर, ठीक है, ये क्या करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। जबकि श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मतलब बच्चों बेचारा काम करने वाला, श्रम मजदूर आदमी, ठीक है, तो श्रमिक मधुमक्खी का काम फूलों से मधुरस इकट्ठा करना होता है। श्रमिक मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं। बस इस प्रकार से आप लोगों को स्टूडेंट्स मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से लिख लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न आता है जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों को लिखने के लिए कहता है, तो आपको लिखना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी खूनी बलात्कारी अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती है। ठीक है, इस तकनीक में व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ रहे हैं आप, सीआईडी जितने बच्चे देखते हैं सब जानते हैं। ठीक है, इसे सर्वप्रथम अलेक जैफरी नामक, ठीक, कौन क्या नाम था वैज्ञानिक का, अलेक जैफरी, इसको याद कर लो, अलेक जैफरी याद हो गया। ठीक है, इसे सर्वप्रथम अलेक जैफरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर, लार, बाल, वीर, यौनि द्रव या अन्य पदार्थ से डीएनए लेते हैं तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए लेते हैं तथा उसमें असमानता को देखते हैं। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ में आ गया होगा। सीआईडी वाले बच्चे थोड़ा कमेंट कर दें जो कभी ना कभी जिंदगी में सीआईडी देखे हैं, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, जितना भी कुछ भी देखे हैं अगर भाई, तो कमेंट करके एक बार बता देना। अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखी तो भाई सीआईडी वाली बात तो आप कमेंट करके जरूर बता देना कि गुरुदेव हमने सीआईडी देखा है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, अगला देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, अवशेषी अंग क्या है। ठीक है, अवशेषी अंग क्या है, मनुष्य के किन्हीं 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, 2 अंगों के आपका अवशेषी अंग होता क्या ये बताना है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों किन्हीं 2 अवशेषी अंगों के आप लोगों को नाम लिखना है, मेंशन करना है। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से आपको लिखना है, जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील, ठीक है, जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग ना किए जाने के कारण अवशेषी हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखो जीवधारी के पूर्वकालिक क्रियाशील अंग जो जीवधारी द्वारा उपयोग ना किए जाने के कारण अवशेषी हो गए एवं भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, ऐसे अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। इसके बाद
मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ अवशेषी अंग इस प्रकार हैं। आपको लिखने चाहे तो आप ऐसे लंबा लंबा लिख दें, चाहे तो आप ऐसे करके ऐसे ही लिख दें, कामा लगा लगा के, ठीक है। कर्ण पल्लव पेशियां, शरीर पर बाल, ठीक है, शरीर पर पहले बाल हुआ करते थे, अक्लदाढ़ और कृम रूप परिशोषिका, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को 1 2 3 4 मैंने आपको बता दिया है। आप लोग को 2 ही पूछा था, तो आप लोग 2 भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब हमने कितने प्रश्न किया, 11। अब इसके के आगे के प्रश्न बच्चों हम अगले वीडियो पे करेंगे, और तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी आपसे आशा करते हैं कि आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। और बच्चों आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा बेहतरीन करिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से करिए, क्योंकि बच्चों यही समय है आप लोगों को अच्छा बनाने का, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं किसी एक और अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बाय बाय।